सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एसीसी प्रिपरेशन चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वीडियो को लास्ट में क्वेश्चन था स्वयं की फुल फॉर्म, SWAYAM की फुल फॉर्म बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है 31। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्लेजिस एंड पीपल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम एच मैकनेल। ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is 32 question. Who among the following started the Indian Agriculture Service? Indian Agriculture Service formed on 1 November 1973 in India. Its training ground, it's situated at National Academy of Agriculture Research Management, Hyderabad. And Indian Agriculture Service was constituted in Lord Minto II. So our correct option is option number C, Lord Minto II. And it has been constituted by Lord Minto in 1906. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। Chandi Mangala was composed in which one of the following languages during the 16th century CE? तो जो चंडी मंगला है ये एक प्रकार का मंगल काव्य है जो 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये बंगाली साहित्य की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाली, गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन दिसंबर 1962 विच सोवियत लीडर डिक्लेयर्ड दैट चाइना वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रुश्चेव। क्रुश्चेव के अनुसार माओ त्से तुंग को दलाई लामा और तिब्बत पर संघर्ष को बिना खून बहाए हल होने देना चाहिए था। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में दिया बुल्गानिन। बुल्गानिन एक सोवियत राजनेता थे जिन्होंने निकिता क्रुश्चेव के तहत सोवियत संघ के रक्षा मंत्री और प्रीमियर के रूप में लाल सेना में सेवा के बाद जोसेफ स्टालिन के तहत रक्षा मंत्री का काम किया था। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया सुस्लोव। जो सुस्लोव थे, मिखाइल सुस्लोव वाज द फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। एंड ओवर नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मलेनकोव। Georgy Malenkov was a Soviet politician who briefly succeeded Joseph Stalin as the leader of the Soviet Union. तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मैंने बताया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज आर करेक्ट? First is it was launched in the year 2018 and second is its objective is to foster innovation. फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है it was launched in year 2018, it is wrong, it was launched in 2014. And second is its objective is to foster innovation, it is the correct option. So हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 बी ऑप्शन 2 ओनली। मेक इन इंडिया का जो एम है वो एम इसका क्या है? टू रेज जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 16% टू 25% बाय 2025।
सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ फोस्टर इनोवेशन। फोस्टर इनोवेशन इज द कैटालिस्ट टू बिजनेस ग्रोथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो उत्तराखंड है उसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो जो उत्तराखंड स्टेट है वो फाउंड हुई थी 14 फरवरी को 2002 को, लेकिन ऑप्शन में नहीं बताया गया। ऑप्शन में हम बात करें तो कर्नाटका के पास भी है, तेलंगाना के पास भी है, अरुणाचल प्रदेश के पास भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अबोलिश कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 16 अक्टूबर 2019 को। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 इज व्हाट इज स्वयं। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज स्वयं। स्वयं इज द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी को अचीव करने के लिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। तो इसकी करेक्ट जो फुल फॉर्म है मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। करेक्ट फुल फॉर्म इसकी है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, माफ कीजिए, यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड्स। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। माफ करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही करीबी मामले में है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एस्पिरेशन माइंड्स और यहाँ पे दिया हुआ है एस्पायरिंग माइंड्स, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सो मैंने सी पे टिक किया था, ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not enumerated in the Constitution of India as the fundamental duty of citizens of India। तो हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें पहली है अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये पहली है। दूसरी दी हुई है फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तीसरी हमें दी हुई है प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। फिफ्थ इज स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, प्रिजर्व कॉम्पोजिट कल्चर, प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्डियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये थे हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट। तो हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में ए, बी और सी पार्ट्स हैं और डी जो है वो उसका पार्ट नहीं है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39। हु अमंग द फॉलोइंग इन हिज बुक द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन आर्ग्यूड दैट अ managerial class dominated all industrial societies
both capitalist and communist by virtue of its technical and scientific knowledge and its administrative skills. निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन में ये तर्क दिया है कि प्रबंधकीय वर्ग अपने तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर तथा अपने प्रशासनिक कौशलों के कारण सभी औद्योगिक समाजों, पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों पर हावी रहा। तो ये क्यों हावी रहा? क्योंकि जेम्स बुर्नम है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने द मैनेजरियल रेवोल्यूशन पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने ये तर्क दिया था कि पूंजीवाद लंबे समय से मर चुका है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ अ writ ऑफ क्यू वारंटो इज नॉट करेक्ट? The office must not be substantive. 1 is not the necessary condition for the issue of a writ of quo warranto. ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है जो writ of quo warranto का इशू है। सो ऑर्डर्स, वारंट्स, डायरेक्शन एक्सेट्रा issued under authority is an example of a writ. There are 5 major types of writ. 5 टाइप्स के writ हैं, हैबिस कॉर्पस, मंडामस, प्रोबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्टियोरी। इसमें लिखा है कि कार्यालय एक मूल नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू वारंटो ने एक रिट जारी करने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, जो क्यू वारंटो है जिसने एक रिट जारी करने के लिए आवश्यक शर्त बताई थी, कार्यालय एक मूल नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक शर्त नहीं है। जो जारी आदेश, वारंट, निर्देश आदि रिट का उदाहरण है। सो रिट के 5 प्रमुख प्रकार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंट और सर्चियोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटेंटिव वन, यानी कि कार्यालय का मूल नहीं होना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? तो जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या होती है। व्हाट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम? आफ्टर टैक्स इनकम, द अमाउंट दैट यूएस रेजिडेंट हैव लेफ्ट टू स्पेंड। द अमाउंट दैट यूएस resident have left to spend or save after paying taxes is important not just to individual but to the whole economy. The formula is simple: personal income minus personal current taxes. तो उसे बोलते हैं हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल इनकम इज डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड्स एंड मिसलेनियस फीस, फाइन्स एटसेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। द वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू द सिस्टम where the forces of demand and supply determine the prices of commodities and changes therein. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडेक्सेशन इज अ मेथड हुज यूज कैन बी एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडेक्सेशन टेक्स इनटू द अकाउंट टू द टाइम
दैट यू ब्राउट द असेट्स टू द टाइम यू सेल इट। जो इंडेक्सेशन होता है, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द इन्फ्लेशन रेट व्हेन यू परचेस एन एसेट एंड इन्फ्लेशन रेट व्हेन द टाइम कम टू सेल इट। ये इन्फ्लेशन रेट बताता है, इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर करता है जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं किसी इन्फ्लेशन रेट पे, और जब हम एक टाइम आता है जब हम उसे सेल करने वाले होते हैं तब इन्फ्लेशन क्या होगी, उसका जो उसे कंसीडर करता है उसका रेट बताता है इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए कार अंडरगोज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी और एदर इन मैग्नीट्यूड, स्पीड और एदर इन डायरेक्शन। तो इफ डायरेक्शन ऑफ कार विल चेंज कंटिन्यूसली, अगर कार की डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज होगी कार की। ठीक है, तो इफ़ जो स्पीड है कार की जो कांस्टेंट है अगर, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन है जो वो जीरो नहीं होगी, बट इट कैन बी नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अगेन इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कार की, क्योंकि जो कर्व है वो शार्पर है, एज द कर्व वुड बी शार्पर द ग्रेटेस्ट वुड बी एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें कार को मूव कराना है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होती रहेगी, तो देयर विल बी ग्रेटेस्ट वुड बी द एक्सेलरेशन। देयरफॉर अ कार मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल हैव अ नॉन जीरो बट नॉट अ कांस्टेंट, so C is the correct answer. Therefore acceleration for of a car is not zero but constant भी नहीं होगी, so हमारा C is the correct answer. Next question is 45 question. An echo is heard after 5 seconds of the production of sound which moves with the speed of 340 meter per second. What is the distance of the mountain from the source of sound which produce the echo? इन दिस केस जो साउंड है वो ट्रेवल कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और कम बैक फ्रॉम, और वापस आ रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है और वहां से वापस आ रहा है। देयरफॉर सो जो डिस्टेंस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक वो क्या होगा, डी, और जो वापस हमें कांत में सुनाई देती है उसका डिस्टेंस भी डी होगा, तो दोनों को मिला के डिस्टेंस हो जाएगा 2D। ठीक है, तो हमें पता स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। सो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे आ गया 2D, स्पीड हमें दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड में हमें टाइम दिया हुआ है, 5 सेकेंड में प्रोड्यूस होती है, 5 सेकेंड बाद हमें सुनाई देती है। सो हमारे पास आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 1700 मीटर। सो ये डी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 850 मीटर। ठीक है, सो 850 मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.85 किलोमीटर, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में 0.85 किलोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 100 watt bulb, 100 watt electric bulb is used for 10 hours a day. How many units of energy are consumed in 30 days? अब ऑब्वियसली हमें पता है जो 1000 वाट का बल्ब होता है, 1000 वाट की बात कर रहा हूँ मैं, जो 1000 वाट का बल्ब है वो 1 घंटे में कितना खर्च करेगा बिजली को, 1 घंटे में। सबको पता है जो 1000 वाट का बल्ब है जो 1 घंटे में 1 यूनिट खर्च करेगा, क्योंकि 1 किलो वाट है। ठीक है, 1000 वाट। तो जो 100 वाट का बल्ब है वह 100 वाट का ले लेंगे, तो उसे 1 घंटा चलाएंगे तो वो 1 घंटा चला दिया
तो कितना खर्च करेगा, 1 यूनिट थोड़ी करेगा, वो करेगा 0.1 यूनिट, ठीक है, 10% ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, 0.1। वैसे ही 1 घंटे में 0.1 यूनिट है। अब उन्होंने बताया है कि 10 घंटे काम करता है 100 वाट का बल्ब। अब 10 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा 100 वाट का बल्ब, तो वो यूनिट ले ऑब्वियसली यूनिट कितनी लेगा, 1 यूनिट, ठीक है। 10 × 1 यानी कि 10 से 100% यूनिट ले लेगा, 1 यूनिट लेने शुरू कर देगा। 10 घंटे में 100 वाट का बल्ब 1 यूनिट बिजली खर्च करता है, ये हमें पता चल गया। अब आसान सा बात रह गई है, 30 दिन में वो कितनी बिजली खर्च करेगा। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 घंटे में ले रहा है 1 यूनिट और 30 में लेगा 30 यूनिट। सिंपल सा सम था। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 30 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। द गवर्नर इज नॉट ऑथोराइज टू मेक रेगुलेशन टू प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। या इसमें देखते हैं, आपको पूरी तरह पता चल जाएगा। तो 5th शेड्यूल्स की बात करते हैं। 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्स एरियाज एंड शेड्यूल्स ट्राइब्स in different states except for the states coming under the 6th schedule। 6th शेड्यूल में कौन कौन सी कंट्री जाती हैं। त्रिपुरा हैज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। सो जो वेरियस प्रोविजन अंडर द 5th शेड्यूल्स, जो वेरियस प्रोविजंस हैं 5th शेड्यूल्स के अंडर, उसके बारे में बात करते हैं। डेक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्स एरियाज। So president can declare an area as scheduled area or decrease the area and alter its boundary। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर्स स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड्स टू द शेड्यूल्स एरियाज बट द गवर्नमेंट हैज टू स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द रिगार्ड्स टू द these areas where he may be asked to submit a report to the president with regards to the administration of such areas either annually required by the president। Hence the 4th statement is also correct। अब बात करते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। Each state having a scheduled area needs to establish a tribal advisory council which would advise for the advancement and welfare of the scheduled tribes। द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है जो वो कंसिस्ट करती है 20 मेंबर से। 20 मेंबर है उसके अंदर, ऑफ विच 3/4 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके बारे में पढ़ लिया, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। अब रह गई है एक स्टेटमेंट, लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरिया। तो जो लॉ एप्लीकेबल है वो शेड्यूल्ड एरिया को एप्लीकेबल करता है कि नहीं। जो गवर्नर है, गवर्नर इज एम्पावर टू डायरेक्ट दैट एनी पार्टिकुलर एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द शेड्यूल्ड एरियाज और एप्लीकेबल विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। फर्दर थ्रू such regulations the governor is also empowered to prohibit or restrict the transfer of land by or among the members of the scheduled tribes, regulate the business of money lending in relation to the scheduled tribes and regulate the allotment of the land to the members of the scheduled tribes। Hence the third statement is incorrect। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो आर्टिकल 3 है ये हमें बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड
alteration of areas, boundaries or name of existing states. तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है जो आर्टिकल 3 हमें बताता है जो पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, और सेकंड ऑप्शन दिया पार्लियामेंट में डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इट इज आल्सो ट्रू। थ्री ऑप्शन में दिया हुआ है पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये भी करेक्ट नहीं है। सो हमें सही ऑप्शन मिले हैं 1 एंड 2। सो हमारी ऑप्शन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। 49 क्वेश्चन है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। सेकंड पॉइंट है एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल एपेलेट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस स्टेटमेंट 1 इज द रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 165 के द्वारा, ना कि गवर्नर की रिकमेंडेशन के द्वारा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मस्ट बी क्वालिफाइड। अब एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो जो एडवोकेट जनरल होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ताकि किसके बराबर चाहिए, जैसे कि हाई कोर्ट का वो जज के मुकाबले उसके बराबर क्वालिफाइड होना चाहिए, और हैव बीन एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 years। हैंस सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल एपेलेट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। सो हमारी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगी। इसको हम ब्रीफ में जानते हैं। इसका डिटेल सोल्यूशन है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Hence the first statement is wrong. The advocate general of the state must be qualified to be judge of the high court or have been an advocate in the high court for 10 years. He is allowed for the private practice during his tenure as the advocate general. His tenure is not fixed and he holds the office during the pleasure of the governor. A high court has in fact a wider appellate jurisdiction than original jurisdiction. The first point of contact between the subordinate courts and the higher judiciary is High Court. High Court is the primary court of appeal for the subordinate courts of the state in the both civil and criminal matters. Hence the second statement is true, but first statement is wrong. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फीचर्स ऑफ बोथ द यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसे हम ब्रीफ में जान लेते हैं। इंडिया फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग वेल डिमार्केटेड features for both the union and the states. Some of its features like rigid constitution and written constitution are federal in nature. Others like the integrated judiciary, all India services, single citizenship and flexibility of the constitution make it a unitary constitution. Hence a constitution like India having features both unitary and federal constitution can be called a quasi-federal constitution. Quasi-unitary is when the constitution enlists the power of the states, provinces wider than the center itself. Unitary is where the provisions of the constitution give wide-ranging powers to the center. Federal is where the provisions of the constitution give wide-ranging powers to the state.
सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, क्वासी फेडरल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 51 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो जो छत्तीसगढ़ है उसकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। और साथ में कौन कौन सी स्टेट जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, वो है तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक। सो जो भोपाल है, भोपाल दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। अब बात करें जो माइजोर है, माइजोर इज आल्सो नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर, माइजोर। अब जो बगलपुर है, हमें ऑप्शन में दिया हुआ बगलपुर, बगलपुर लोकेटेड ऑन रिवर बैंक ऑफ गैंग्स, जो गैंग्स रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। अब बात करते हैं आगरा की। ए ऑप्शन में आगरा है, यह लोकेटेड है बैंक ऑफ यमुना। ठीक है, अब कानपुर की बात करें तो कानपुर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में दिया हुआ कानपुर, कानपुर इज लोकेटेड ऑफ बैंक ऑफ गैंग्स। ठीक है, अब जो माइजोर है, मैंने पहले बताया माइजोर है जो, वो लोकेटेड बिटवीन कावेरी एंड काबिनी रिवर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, भोपाल। नेक्स्ट है, वेयर आर झुमरी, तिलैया एंड मंदर हिल्स सिचुएटेड। तो करेक्ट आंसर है झारखंड, ए इज द करेक्ट आंसर। झुमरी तिलैया है जो, वो लोकेटेड है झारखंड में। अब झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड इज द 28 स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। और ये 28 स्टेट कब बनी थी इंडियन यूनियन की? 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, और जो झारखंड के स्टेट एनिमल है वो है एलिफेंट, और स्टेट बर्ड है वो है कोयल, KOEL। और झारखंड का स्टेट ट्री है वो है SAL, साल। और झारखंड का स्टेट फ्लावर है वो है पलाश, PALAS, पलाश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 क्वेश्चन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रीम क्लिमेटिक कंडीशंस आर फाउंड। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, यानी कि तापमान का दैनिक प्रास है जो, वो कम होता है। तो जो दैनिक प्रास है टेम्परेचर का, वो हम एक्सपीरियंस करते हैं उन एरियाज में जैसे कि गल्फ ऑफ कश और द थार डिजर्ट, जहाँ पे टेम्परेचर होता है डे एंड नाइट में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे हम तापमान का दैनिक प्रास कम होता है। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर वहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वार्षिक तापमान प्रास कम है। जो एनुअल रेंज होती है, वार्षिक तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो होता है 19 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियसली कम ही होगा। अब पूरे वर्ष के दौरान तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ साउथ इंडिया आर जनरली हाई ऑल ओवर द ईयर जनरली। ठीक है, सारे साल में जनरली हाई रहता है जो
टेम्परेचर होता है एंड ह्यूमिडिटी होती है साउथ इंडिया की, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अति विषम जलवायु अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब जो वाइट हॉट सीजन्स में, जो साउथ इंडिया में वाइट हॉट सीजन्स होती हैं, जो 25 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है उनका तापमान, और वो दे डू नॉट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस, जो अति विषम जलवायु अवस्थाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। सो वहाँ पे 25 से 32 डिग्री तक का सेंटीग्रेड तापमान होता है हॉट सीजन में। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन से अकॉर्डिंग है, लेकिन असल में ये नहीं है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। सो दोस्तों 55 क्वेश्चन हमें सीडीएस के दिया हुआ है 2019 जीके में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स कॉम्पोजिशन इज नॉट करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सो मैं आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स द सेक्स रेशो एट द वर्ल्ड लेवल इज 101 मेल्स पर 100 फीमेल्स। Hence the third statement is not correct. थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है एट वर्ल्ड लेवल द सेक्स रेशो इज अबाउट 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। सो जहाँ पे 101 मेल्स आएगा। फर्दर अकॉर्डिंग टू द सेक्स रेशो इन एशिया रिमेन्स हाई एट 105 मेल्स पर 100 फीमेल्स। एशिया में ये रेशो है 105 से मेल्स एंड 100 आर फीमेल्स, which is a high sex ratio. Hence fourth statement is correct. So fourth statement में ये दिया हुआ है in Asia there is higher sex ratio 105 men and 100 females, ठीक है। ये रेशो है वहाँ पे एशिया पे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इन सम कंट्रीज सेक्स रेशो इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। इट इज आल्सो करेक्ट। In India, sex ratio is expressed as number of females per 1000 males. इंडिया में सेक्स रेशो ऐसे काउंट की जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 10% ऑफ फीमेल्स पर 100% ऑफ मेल्स। एंड एट वर्ल्ड लेवल, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सेक्स रेशो है जो वो अबाउट 102 मेल्स पर 100 मेल्स। जैसे कि ये क्वेश्चन में सी ऑप्शन में रुकावट है, ये डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर वर्ल्ड लेवल पे 101 मेल्स टू 100 फीमेल्स, ठीक है। बाकी हमारे पास डी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, एशिया में 105 से लेके 100 तक का रेशो, ठीक है। 100 मेल्स एंड 100 माफ़ कीजिए 105 फीमेल मेल्स एंड 100 फीमेल्स एशिया में हाई सेक्स रेशो है, ठीक है। सो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीडम अवेलेबल विद पॉपुलेशन एज वेल एज इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटीज लीडिंग टू एन इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इट इज़ अबाउट फ्रीडम विच इज़ फंडामेंटल टू ईच ह्यूमन। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई थी वो आई थी, पब्लिश हुई थी 1990 को, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस की बात करें तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है जीएस चड्डा। जीएस चड्डा इज नोन फॉर हिज बुक्स ऑन क्वांटम मैकेनिज्म। क्वांटम मैकेनिक्स के बुक के फेमस बुक के द्वारा पे उन्हें जाना जाता है जीएस चड्डा को। अब सुखबा मोए, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है सुखबा मोए, बी की जहाँ पे एच पाया हुआ है, यहाँ पे बी आएगा क्वेश्चन में एच की जगह पे। सुखबा मोए चक्रवर्ती वाज की आर्किटेक्ट फॉर द 5 years प्लान इन इंडिया।
और जो बी की हमने बात कर लिया, ए ऑप्शन है अमर्त्य सेन। द कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैंने बता दिया, बी ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन में हमने डिस्कस कर लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 57 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मेडिटेरेनियन रीजन। कंट्रीज अलोंग मेडिटेरेनियन रीजन्स, जो कि क्लैम कंट्रीज हैं, उनको रैंक फर्स्ट मिला हुआ वर्ल्ड वाइड व्हेन इट कम्स टू द सप्लाइंग सिट्रस फ्रूट्स। जो मेडिटेरेनियन रीजन है अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश सिट्रस फ्रूट सप्लाई। 60% वर्ल्ड का सिट्रस फ्रूट सप्लाई करते हैं, वर्ल्ड फ्रेश सिट्रस फ्रूट सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। अभी ऑप्शन क्वेश्चन पे आए हैं तो इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग रबर, पाम, शुगर केन, टी, कॉफ़ी एंड कोकोनट। अब डिजर्ट रीजन की बात करें तो डिजर्ट रीजन है जो इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक सोरगम ग्रास। अब सब ह्यूमिड रीजन, इस रीजन में ये किसके लिए सुटेबल होता है? इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस। सो मेडिटेरेनियन रीजन में सिट्रस फ्रूट की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, तो मेडिटेरेनियन रीजन है जो वो 60% वर्ल्ड फ्रेश सिट्रस फ्रूट सप्लाई करता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वर द नयानर्स। नयानर्स कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा, जो शिवा के भगत थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। अब जो इसमें दिया हुआ है दोस हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन टू विष्णु, जो कि विष्णु की भक्ति में खो चुके थे, लीन हो चुके थे। सो जो अलवर्स थे वो थे डिवोटीज ऑफ विष्णु। ठीक है, अलवर्स विष्णु के डिवोटीज थे, भगत थे। अब जो फॉलोअर्स ऑफ बसवेश्वरा वर कॉल्ड लिंगयार्ड्स, और जो फॉलोअर्स ऑफ बसवेश्वरा थे, जो बसवेश्वरा के फॉलोअर थे, उन्हें बुलाया जाता था लिंगयार्ड्स को, लिंगयार्ड्स के नाम के बुलाया जाता था। और जो लिंगयार्ड्स थे वो 12वीं सेंचुरी में फॉलोअर्स थे बसवेश्वरा के। ठीक है, सो डी ऑप्शन में दिया लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ बसवेश्वरा। तो जो लीडर्स थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको बुलाया जाता था लिंगयार्ड्स। तो लिंगयार्ड्स थे जो वो दैट आर लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ बसवेश्वरा। अब क्वेश्चन था न्यानर्स। सो न्यानर्स कौन थे? वो लीडर्स थे जो शिवा के भक्त थे। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। एथनिक टेरिटोरियल सेगमेंट को रिलेटेड ऑक्यूपेशनल पैटर्न के साथ हमें मैच करना है। ऑप्शन ए है मारुता मक्कल, कुरावन मक्कल, मलाई मक्कल, नेतर मक्कल। अब इनको उनके वासी के साथ, यानी कि कौन कौन से पीपल इस रीजन में रहते थे उसके साथ हमने मैच करना है। सो चलिए मैच करते हैं इसको। जो मारुता मक्कल थे वो प्लफ मैन थे। दे आर लिविंग इन विलेजेस एंड इनहैबिटिंग फर्टिलाइज ट्रैक्ट्स। तो मारुता मक्कल थे वो थे प्लफ मैन। ठीक है, खेती करते थे। ठीक है, विलेज में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ बी ऑप्शन कुरावन मक्कल। तो जो कुरावन मक्कल थे ये हिल पीपल थे। ठीक है, हु टोल्ड पीपल देयर फॉर्च्यून, जो लोगों को उनकी किस्मत के बारे में बता देते थे। हु टोल्ड पीपल देयर फॉर्च्यून। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन का, कुरावन मक्कल कौन थे? हिल पीपल।
सो इसका आ जाएगा 4, ठीक है, हिल पीपल। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, मुलाई मक्कल। मुलाई मक्कल कौन थे? ये पास्टरलिस्ट। पास्टरलिस्ट क्या होता है? ये होता है पशुपालक, ठीक है, पशुपालक थे। सी का आ जाएगा 1। और डी ऑप्शन दिया हुआ है नेतल मक्कल। नेतल मक्कल कौन थे? वो थे फिशिंग पीपल लिविंग इन कोस्टल, तट विलेज में रहते थे, जो तट पे विलेज बसे होते थे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पट्टिनम, उन विलेज को बोलते हैं पट्टिनम, ठीक है। तो वो फिशिंग पीपल थे। तो डी का आ जाएगा 2। तो इसका ऑर्डर बन गया 3 4 1 2। 3 4 1 2 देख लेते हैं किसमें दिया हुआ है। तो दे दिया हुआ है सी ऑप्शन में 3 4 1 2। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। Who among the following Mughal emperors was a follower of the नक्शबंदिया लीडर? ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर। हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह जो नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर का अनुयायी था? तो ऑप्शन में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो जो मुग़ल जहांगीर था, मुग़ल जहांगीर ने बीमारी से उबरने के बाद सूफी संत ख्वाजा मोइन उद दीन चिश्ती को धन्यवाद देने के लिए मोती की बालियां पहनी थी, ठीक है। और जहांगीर एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और उसने अपने ख्वाजा से प्रार्थना की और शीघ्र स्वस्थ होने का मंचन किया, ठीक है, जो उसके डॉक्टरों को आश्चर्यचकित करता है। एक बार जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसने अपने कानों को एक संकेत के रूप में छेद दिया है, उसमें छेद कर दिया है कि वह अपने संरक्षक का कान बोरदास है और मोती की बालियां पहन लेता है। कौन पहन लेता है? जहांगीर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का जहांगीर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगली वीडियो में शुरू में बता दूंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज आल्सो नोन एज विटामिन सी? हिंदी में है, कौन से अम्ल को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मिथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है टार्टरिक एसिड। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल साबित हो आपके लिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे इस वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।